राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक भारत की खोज पर आधारित एनसीईआरटी द्वारा संपादित एवं प्रकाशित संक्षिप्त संस्करण के पाठों का ध्वन्यांकन। प्रस्तुत है पाठ। भारत का प्राचीन रंगमंच। यह बात अब सामान्य रूप से स्वीकार कर ली गई है कि भारतीय रंगमंच अपने मूल में, संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीयता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान वैयाकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है, पर इसकी रचना स्पष्ट रूप से इस विषय पर इससे पहले लिखे गए ग्रंथों के आधार पर की गई है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। इससे पहले काफी साहित्य लिखा जा चुका होगा और इसके पीछे कई शताब्दियों का क्रमिक विकास रहा होगा। हाल ही में छोटा नागपुर की रामगढ़ की पहाड़ियों में एक ऐसी नाट्यशाला का पता चला है जिसका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी है। यह बात महत्वपूर्ण है कि नाट्यशास्त्र में रंगशालाओं का जो सामान्य विवरण दिया गया है, यह नाट्यशाला उससे मेल खाती है। अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे, बल्कि कुछ विद्वान मानते हैं कि यह स्थिति ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ही हो गई थी। जो नाटक हमें मिले हैं, उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे खोए हुए नाटककारों में एक भास था, जिसकी बाद के कई नाटककारों ने प्रशंसा की है। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला है। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। वह ईसा सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये वस्तुतः ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तुर्फान में मिले हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध था। उसने बुद्धचरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ। किसी समय इसका चीनी अनुवाद एक भारतीय विद्वान ने किया था। प्राचीन भारतीय नाटक के इतिहास को इन खोजों से एक नया रूप मिला है, और यह संभव है कि आगे होने वाली खोजों और उनमें प्राप्त रचनाओं से भारतीय संस्कृति के इस सम्मोहक विकास पर और प्रकाश पड़े। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 में तब हुई जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। यूरोप के बुद्धिजीवियों में इस खोज से हलचल सी मच गई और पुस्तक के कई संस्करण प्रकाशित हुए। सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने
शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। कहा जाता है कि उसके मन में फ्राउस्ट की प्रस्तावना लिखने का विचार कालिदास की प्रस्तावना को पढ़कर उठा, जो संस्कृत नाटकों की सामान्य परंपरा के अनुसार लिखी गई थी। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। कालिदास ने कुछ और नाटक और लंबी कविताएं भी लिखी। उसका समय अनिश्चित है, पर अधिक संभावना यही है कि वह चौथी शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में था। परंपरा का कहना है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक था। इसमें संदेह नहीं है कि उसकी प्रतिभा की प्रशंसा हुई और उसे अपने जीवन काल में ही पूरी मान्यता मिली। वह उन भाग्यवानों में से था जिसके साथ जिंदगी ने दुलारे बेटे का सा बर्ताव किया और उसने जीवन की कठोरता और खुरदरेपन की तुलना में उसकी सुंदरता और कोमलता का अनुभव अधिक किया। उसकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है, वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। अमरीकी विद्वान राइडर ने कालिदास और उसकी इस कविता की बहुत प्रशंसा की है। कविता के 2 भागों का हवाला देते हुए वे कहते हैं, इसके पूर्वार्ध में बाह्य प्रकृति का वर्णन किया गया है, लेकिन वह मानवीय अनुभूति से गुंथा है। उत्तरार्ध में मानवीय हृदय का चित्र अंकित है, लेकिन यह चित्र प्राकृतिक सौंदर्य के चौखटे में जड़ा है। यह काम इतनी खूबसूरती से किया गया है कि यह तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सा आधा हिस्सा बेहतर है। जो लोग इस पूरी कविता को इसके मूल रूप में पढ़ते हैं, उनमें से कोई एक भाग से और कोई दूसरे भाग से अधिक प्रभावित होता है। कालिदास ने 5वीं शताब्दी में उस बात को समझ लिया था जिसे यूरोप ने 18वीं शताब्दी तक नहीं समझा और जो अब तक उसे अधूरे रूप में ही समझ रहा है, यानी यह संसार मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था। मनुष्य अपनी पूरी ऊंचाई तक तभी पहुंच सकता है जब वह मनुष्येतर जीवन की महिमा और मूल्य को समझ लेता है। कालिदास ने इस सत्य को पा लिया था। यह उसकी बौद्धिक क्षमता की शानदार विशेषता है। महान कविता के लिए यह विशेषता उतनी ही जरूरी है जितनी बाहरी रूप की पूर्णता। कालिदास से संभवतः काफी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, शूद्रक का मृच्छकटिक या मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। यह विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस था। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक था जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कथा है और इसका नायक उसका मुख्यमंत्री चाणक्य है, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत प्रासंगिक है। राजा हर्ष, जिसने 7वीं सदी ईस्वी में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था। हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिलते हैं।
7वीं सदी के आसपास ही भवभूति हुआ, जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था। उसकी कृतियों का अनुवाद करना आसान नहीं है, क्योंकि उसका सौंदर्य मुख्य रूप से उसकी भाषा में है। लेकिन वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है। संस्कृत नाटकों की ये धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में मुरारी के बाद गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें ह्रास दिखाई देने लगा। यह ह्रास और उत्तरोत्तर क्षय जीवन के अन्य व्यापारों में भी दिखाई पड़ने लगा था। प्राचीन नाटकों की, कालिदास के तथा अन्य लोगों के, भाषा मिली जुली है। संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृत यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय, प्रायः स्त्रियां, प्राकृत। हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। काव्यात्मक और प्रगीतात्मक अंश, जिनकी बहुतायत है, संस्कृत में है। इस मिली जुली भाषा के कारण ये नाटक दर्शकों को अधिक पसंद आते थे। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला की मांगों के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अनिवार्य रूप से संभ्रांत दर्शकों के, अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोक मंच रहा है। इसका आधार भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थीं। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इनका सरोकार नाटकीय तत्व से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहता था। ये अलग-अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। अभी आप सुन रहे थे पाठ, लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, संपादन और अनुवाद निर्मला जैन, वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े, दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।